आज की इस वीडियो में देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि न्यूरॉन होता है किस प्रकार से श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है, किस प्रकार से इसका रेगुलेशन करता है। इस चीज़ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें ब्रेन के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन 3 भागों में बटा होता है। 3 भाग होते हैं ह्यूमन ब्रेन के। एक तो फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन की बात करें तो ये फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल वाले पार्ट में होता है। इसके 2 भाग होते हैं, सेरेब्रम और दूसरा है डायसिपेलोन, ठीक है। और मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है। हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट पोन्स, दूसरा मेडुला और तीसरा सेरेबलम। ये 3 भाग होते हैं ह्यूमन ब्रेन के। साथ में हिंड ब्रेन के 3 भाग होते हैं, पोन्स है, मेडुला है और सेरेबेलम, ठीक है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा डायग्राम से समझें तो इसका ये डायग्राम है। ये ह्यूमन ब्रेन है। ब्रेन का ये पहला पार्ट की अगर बात करें, इसका नाम है सेरेब्रम, ठीक है, जो कि फोर ब्रेन में स्थित है। ठीक है, सेरेब्रम है। इसके बाद हम देखें डायसिपेलोन जो कि होता है, दूसरा पार्ट होता है इसका, वो इसके नीचे होता है, जिसे डायग्राम में हम दर्शा नहीं सकते। फिर इसके बाद मिड ब्रेन की बात करें तो ये मिड ब्रेन है, इसको हमने ये दर्शा दिया, ये मिड ब्रेन। तीसरे पार्ट की बात करें हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन जो होता है उसके 3 भाग होते हैं, एक तो है पोन्स, दूसरा मेडुला और तीसरा सेरेबेलम। पोन्स की बात करें तो ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है पोन्स, ठीक है। और दूसरा भाग है इसका मेडुला, ये वाला जो लॉन्ग पूंछ स्ट्रक्चर वाला दिखाई दे रहा है, ये है मेडुला। और तीसरा भाग है सेरेबेलम, तो ये वाला पार्ट हो गया सेरेबेलम, ठीक है। अब हम आगे ये चीज़ देखेंगे कि किस प्रकार से ये लंग्स में, यानी कि जो हमारी श्वसन क्रिया है उसे किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, किस प्रकार से इसका रेगुलेशन करते हैं। अगर हम डायग्राम से देखें, ये हमारे लंग्स है, ठीक है। लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन यानी कि विसरल प्लूरा के नाम से दर्शाया गया था, ठीक है। हमारे लंग्स के ऊपर एक कवरिंग, एक तरह से एक रिब केज पाया जाता है, यानी कि पसलियों का एक तरह से पिंजर या जाल नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है। उन्हीं पसलियों में हमने कुछ मसल्स देखी थी, एक तो इंटरकोस्टल मसल और एक मसल देखी थी अपन ने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये रिब्स के बीच में पाई जाती है। ये जो मसल्स दिखाई दे रही है आपको, यह है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। जब हमने पढ़ा था श्वसन के दौरान कि रिब्स में एक मसल्स होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक इंटरकोस्टल मसल शायद, और साथ ही एक होता है डायफ्राम मसल्स। इन मसल्स के कॉन्टैक्ट के बाद क्या होता है, हमारा डायफ्राम क्या होता है, उसका फैलाव होता है, यानी कि डायफ्राम के आयतन में बढ़ाव होता है। यानी कि एक तरह से इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि जो हमारा लंग्स है वो क्या अधिक मात्रा में फूलने लगते हैं, उनका आयतन बढ़ने लगता है, ठीक है। एक तरह से कांटेक्ट करते हैं मसल्स, जैसे कांटेक्ट होगी तो उसका आयतन जो हमारे लंग्स है उनका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर आसानी से आ जाती है, ठीक है। तो होता क्या है, जो मेडुला जो पार्ट होता है, मेडुला में एक सेंटर होता है, न्यूरॉन सेंटर होता है, जिसे अपन बोलते हैं एक तरह से रेस्पिरेटरी रैम सेंटर। ये वाला पार्ट होता है रेस्पिरेटरी रैम सेंटर होता है, यानी कि कुछ न्यूरॉन होते हैं। ये न्यूरॉन यहाँ से इस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और कुछ न्यूरॉन डायफ्राम की जो मसल्स होती है उसके पास जाते हैं। ये क्या करती है, रेस्पिरेटरी रैम सेंटर जो क्या करता है, इसको कांटेक्ट करता रहता है, इनको कांटेक्ट करेगा, इसको कांटेक्ट करेगा, तो जो लंग्स चैम्बर है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, उसका चैम्बर बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। साथ ही इसके कांटेक्ट करने से क्या होगा कि पोस्टीरियर और एंटीरियर के आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। ये कंटिन्यू इसको कांटेक्ट करता रहता है,
ठीक है। अगर ये कंटिन्यू कॉन्टैक्ट करेगा तो क्या होगा, एक समय के पश्चात, निश्चित समय के पश्चात हमारे जो लंग्स होते हैं उनके चैम्बर में अधिक आयतन बढ़ने लगेगा और हो सकता है कि लंग्स के फटने का एक तरह से खतरा भी हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यू अगर इसके द्वारा कांटेक्ट होता रहा तो। लेकिन इससे बचाव के लिए एक और है, एक सेंटर और होता है जिसे अपन बोलते हैं निमोटैक्सिक सेंटर। ये हो गया अपने न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये पाया जाता है पॉन्ड्स में। पॉन्ड्स में एक सेंटर पाया जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है। ये क्या काम करेगा, ये इसका काम है सिर्फ, जैसे कि ये कंटिन्यूस, जैसे कि ये सेंटर जो होता है RRC, जिसे अपन एक शॉर्ट नाम कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी रेम सेंटर, यानी कि RRC को क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन किया इस सेंटर ने, जैसे ही जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हुई, जो इंटरनल कोस्टल मसल हुई और जो डायफ्राम हुआ, उसको जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया उसके पश्चात इसे रोक देगा कि अब स्टॉप। क्योंकि अगर एक कंटिन्यू इसे अगर कॉन्ट्रैक्ट करता रहा तो इसके आयतन में वृद्धि होगी और एक पर्टिकुलर समय के पश्चात हमारे जो चैम्बर होता है या लंग्स का, वो शायद ब्लास्ट भी होने की संभावना रहती है। तो ये क्या करेगा, निमोटैक्सिक सेंटर इसको एक निश्चित कुछ, जैसे ही इसने कॉन्टैक्ट किया उसके पश्चात इसे क्या करेगा, इसे स्टॉप कर देगा, जिससे कि 2 सेकंड के लिए इसे क्या करेगा, स्टॉप करेगा। और कब तक रोकेगा ये, इस 2 सेकंड के अंदर क्या करेगा, इनहेलेशन होगा और 3 सेकंड के लिए इसे क्या करेगा, रोक के रखेगा। इन 3 ही सेकंडों में क्या होगा, इसका एक्जेलेशन होता है। अब ये चीज़ समझी, अब इसे थोड़ा सा यहाँ समझे देखें। जैसे कि ये न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, RRC के द्वारा ये न्यूरॉन्स कांटेक्ट हो रहे। RRC जैसे ही जो मसल्स है या डायफ्राम मसल्स है उसको जैसे ही कांटेक्ट करती है 2 सेकंड में, जैसे कांटेक्ट किया, चैम्बर बढ़ा और वायु अंदर गई, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। इसके पश्चात क्या होगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसे 3 सेकंड के लिए रोक देगा। यानी कि अगर कंटिन्यू कांटेक्ट होता रहा तो आयतन एक बहुत सारा बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन क्या होता है कि ये जो RRC यानी कि रेस्पिरेटरी रेम सेंटर 2 सेकंड तक, जैसे ही 2 सेकंड तक कांटेक्ट होता है इसे निमोटैक्सिक सेंटर स्टॉप कर देता है, यानी कि इसके जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे बंद कर देता है। कितने समय के लिए, 3 सेकंड के लिए। और 3 सेकंड तक क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम होती है रिलैक्स हो जाती है धीरे धीरे और एक्जेलेशन हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक्जेलेशन और इनहेलेशन किस प्रकार से होता है। यानी कि रेस्पिरेटरी रेम सेंटर जैसे ही कांटेक्ट करेगा, 2 सेकंड हुए कांटेक्ट किया तो उसी बीच क्या होगा, इनहेलेशन होगा। कांटेक्ट किया, चैम्बर बढ़ा, श्वास अंदर गई, इनहेलेशन हुआ। 2 सेकंड के बाद फिर क्या होगा, जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है इसे 3 सेकंड के लिए स्टॉप कर देगा। ठीक है, फिर वापस 2 सेकंड के लिए क्या करेगा, स्टार्ट करता है। ठीक है, इस प्रकार से सिस्टम चलता रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये जो होते हैं सेंटर श्वसन तंत्र को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब साथ ही एक सेंटर और पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। ये क्या करेगा, ये वापस इसे स्टार्ट करने के लिए बोलेगा। यानी कि कहने का मतलब, यानी कि RRC ने कांटेक्ट किया, 2 सेकंड के लिए कांटेक्ट किया और जैसे ही कांटेक्ट हुआ इनहेलेशन हुआ। ठीक है, फिर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर आया, उसने इसे स्टॉप कर दिया और कितने समय के लिए, 3 सेकंड के लिए। और वापस एक्टिव करने के लिए किसने किया, एक सेंटर और था यहीं पर
पॉन्स में, जिसे अपन बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, ये वापस से एक्टिव करने के लिए कार्य करता है। यानी कि इस प्रकार से 2 सेकंड के लिए इनहेलेशन और 3 सेकंड का जो समय मिलता है, जो रिलीफ मिलता है, तो उसमें हमारी मसल्स रिलैक्स होती है। उसी रिलैक्सेशन के दौरान एक्सहेलेशन होता है, यानी कि सांस बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ समझे इस चीज़ को कि रेस्पिरेटरी रिम सेंटर यानी कि RRC, ठीक है, RRC सेंड कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल टू, यानी कि कॉन्टैक्ट करने के सिग्नल किसे भेजेगा, डायफ्राम व एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को। और डायफ्राम व इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती है, 2 सेकंड के लिए कॉन्टैक्ट हुआ तो इंस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया होगी 2 सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट में 12 से 16 बार हम श्वसन क्रिया करते हैं। 2 सेकंड के लिए इंस्पिरेशन यानी कि इनहेलेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर एक सेंटर था पॉन्स में था, ये रेस्पिरेटरी रिम सेंटर है, ये कहाँ पर है, मेडुला में। ठीक है, अब एक सेंटर था न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये कहाँ पर है, पॉन्स में। ठीक है, ये क्या करेगा, इनहिबिटरी सिग्नल यानी कि जो सिग्नल दिया था किसने, RRC ने, उसे कंट्रोल करेगा यानी उसे रोकेगा। कितने समय के लिए, 3 सेकंड के लिए। और इसी बीच में क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर एक सेंटर और था एपन्यूस्टिक सेंटर, ये क्या करेगा, पॉजिटिव सिग्नल देगा वापस से एक्टिविटी को रीस्टार्ट से प्रोसेस करने के लिए, कि 2 सेकंड में इनहेलेशन और 3 सेकंड में एक्सहेलेशन, फिर 2 सेकंड में इनहेलेशन। इस प्रकार से हमारे न्यूरॉन जो होते हैं हमारे ब्रीदिंग का रेगुलेशन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।